में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं है और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी। मैंने संदेला साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा, इनको तो आप एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है क्या उन्हें बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब बात होगी सोशल मीडिया टॉक शो पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। पाकिस्तान में रहने वालों को आज ईद मुबारक और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी दोस्तों को कल, जिसे गुज़श्ता ईद मुबारक कहा जा सकता है, गुज़श्ता ईद मुबारक हो। बड़ी ईद तो हमने की, लेकिन बड़ी ईद के बाद कुछ और कुर्बानियों की बात हो रही है। वो कुर्बानियां उनकी हैं जो इस वक्त इमरान खान को हर हाल में रेस्क्यू करना चाहते हैं। उन पर बात करेंगे, हल्की फुल्की ईद पर भी बात करेंगे। अरशद परवेज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। अरशद साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक हो। मेरी तरफ से भी तमाम अहले मुसलमान को, पाकिस्तानियों को, तमाम को हर जगह पे जो मौजूद हैं सबको ईद मुबारक। हमें राशिद हाशमी साहब ने स्पेशल शॉर्ट नोटिस पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम सलाम चोर साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब आज आपके कुछ वो पुराने वाली कुछ चीज रिपीट हो रही है जो अंदर साउंड में कोई इशू कर रही है, वो चेक कर रहे हैं आप। हाँ, आप जब बोलते हैं तो दरमियान में गड़गड़ाहट जी, सरसराहट जी आती है। और हमें बहुत ही प्यारे और खूबसूरत भाई हारून साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। खैर मुबारक। आप तमाम दोस्तों को भी ईद उल अज़हा मुबारक। हारून साहब आप अपना फ्रेम ठीक कर लीजिएगा, एक साइड पे ज्यादा है और एक साइड पे आपका अनबैलेंस है, उसको दरमियान में कर लें। हाँ जी, थोड़ा सा और इस साइड पे कर लें, लेफ्ट राइट चेक कर लें जहां पे आप दरमियान में हो रहे हैं, ताकि आपका यस आवाज मेरी ठीक है? नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ अगर टूटियां लाइयां तो टूटियां तो बगैर ज्वाइन करो, और अगर नहीं तो कोई चक्कर है। जी सर, जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आउट होके तो वापस आ जाओ तुसी। जी हाशमी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी चोर साहब, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? ईद कैसी गुजरी आपकी जी? बिल्कुल ठीक। अंजम मलिक साहब ने हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है देखने वालों में से। हमारी तरफ से अंजम मलिक साहब आपको, आपके अहले खाना को, बुजुर्गों को, सबको ईद मुबारक हो। और जो दोस्त जैसे थे ज्वाइन करते जाएंगे, हम कोशिश करेंगे सबका नाम लेकर जो है वो उनको ईद मुबारक है। हाशमी साहब, ईद तो मेरे ख्याल में बस ईद ही है, त्यौहार आता है और हमें हाथ लगाकर, बल्कि मेरे ख्याल में हमें छेड़ कर, हमें बचपन है जी वापस घुसेड़ कर तो निकल जाता है और हम लोग बस सारा दिन बैठे रहते हैं। और सुबह नाश्ता और उसके बाद दोपहर को खाना, हल्की सी नींद। अगर इतवार को ईद हो या जिनके पास ये सहूलत मौजूद हो कि वो छुट्टी कर सकते हैं, इसके अलावा ईद तो बस अब यही रह गई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो सब ईद बच्चों की होती है। जब हम भी छोटे थे तो नए कपड़े सिलवाते थे। अभी देखें वो पिछले ही कपड़े पहने हुए, लेकिन ये बार कमीज पहनी हुई है तो बच्चों ने सूट सिलवाते हैं, बच्चे मेहंदियाँ लगाते हैं, तो वो अपना हल्ला गुला करते हैं। अभी बाहर गए हुए अपना घूमने फिरने के लिए यहाँ पे लंदन में। तो बस वो आपके वाली बात है कि मैं जरा वो कैलकुलेटर वाला टाइम कर रहा था, तो आपको जब फोन आया तो आपने मुझे बताया, मैंने कहा इसी तरह भी शेप वगैरह बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में कुर्बानी कल करनी है
तो अरशद साहब इन्होंने बड़ा एक मजे का आगे से वो भी एक छोटा सा अगर आप सुना दें तो आपके अल्फाज में ज्यादा अच्छा लगेगा। वो असल में वो अब टिकटॉक पर ना वो बड़ा बड़ा वायरल तरीन रहा है किसी दौर में, अब भी कभी कभी नजर से गुजर जाता है। हारून साहब वो जैसे पता है आपको टिकटॉक पर चीजें चल रही होती हैं तो वो मावरी कहते ने कि पुत्र तैयार हो जा तेन मुंडे वाले वेखण आ रहे आ ते ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢ देना। तो हाशमी साहब कहते हैं यार मेरी शेव शू बदी अगे पीछे यार मैं मतलब पता नहीं किस तरह लगा की लगा। तो अब जाहिर है मौके की मुनासबत से मैंने इन पर हमला कर दिया, मैंने कहा कोई गल नहीं अल्लाह वारस है। सही बात नो डाउट जी, ये आपने माशाल्लाह जी शेव ना कर कर वो जो सही सुन्नत है वो वाली निभाई है। हम लोगों ने तो अपने उसी हाँ जी जी उसी रूटीन में, क्योंकि जाहिर है बाहर जाना काम वाम आगे पीछे, और शेव बड़ी हुई 2 दिन की बड़ी अच्छी लगती थी किसी दौर में जो सारे काले होंगे सन, तो हुण बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। इस वास्ते बेहतर होता है कि डेली सुबह उठने तो बाद फौरन शेव कर लो, अदरवाइज फिर लगता है जी कि पता नहीं मतलब क्यों नहीं शेव की थी, मजनू की दुख दुखेड़े ने। जी 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 अर्शद साहब आपकी ईद कैसी रही है? ईद की नमाज पढ़ी है आपने, कल पढ़ी है, आज पढ़ी है, कितने बजे, और क्या रूटीन हल्की फुल्की होगी तो वही कि आके हुण करना की ईद की नमाज तो बाद? चौधरी साहब बस प्रदेश की ईद आपको पता ही है, हम सबको पता है कि प्रदेश की ईद भी जो होती है ना वो जो पाकिस्तान में फैमिलीज होती है ना उनको देख के सेलिब्रेट होती है, यानी कि इंसान खुश हो जाता है। हम 2 कश्तियों के सवार हैं और बड़ी एक ऐसी बात है कि कल ईद की नमाज थी और उसके बाद फिर जो रूटीन के काम होते हैं वही किए, बस जो फैमिली के साथ चिट चैट हो गई, बात हो गई, वही ईद की खुशियां थी, बाकी सब रूटीन के काम। हाँ बात यह है कि जो अभी राशिद हाशमी साहब बता रहे थे बहुत ही प्यारी बात के मतलब बच्चों की ईद होती है, फैमिलीज की ईद होती है, बहनों की भाइयों की वो ईद होती है। तो एक वक्त था कि हम ईदी लेने वालों में से थे तो बड़ा एंजॉय करते थे, घर में ताया भी थे, फुप्पो भी, तो कहीं ना कहीं से जो ना माल पानी खत्म नहीं होता था, बड़ी बात थी, बड़ा बड़ा करम अल्लाह का। वाले साहब से भी फिर माँ तो जो ना खुला खजाना है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो खुशियों में कमी आने दे। तो ये बात है कि जब बड़े हुए सोचते थे कि बड़े हो जाएंगे तो पैसा ही पैसा होगा, जब पैसा हाथ में आया तो पता लगा कि नहीं यार ये तो मसला कुछ और है। जब भेद खुलता है तो फिर किसी और के लिए होता है, पैसा अपने लिए नहीं होता, पैसा हमेशा ही किसी और के लिए होता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हारून साहब जो हैं, जो दुख आप दोनों के हैं और तीसरा मेरा भी है कि प्रदेश 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 ईद तो पाकिस्तान में होती है, तो भाई लकीली हारून साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने हैं, पाकिस्तान जाके पार्टी करांगे, तो वो बेची रहनी है पार्टी। तो हारून साहब से पूछ लेते हैं, हारून साहब कैसी रही आपकी ईद, कैसी गुजरती ईद, क्या रूटीन है, कैसे चीजें, आज आपने सुबह कितने बजे उठे और कितना मुश्किल होता है? मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम है, मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा भी हूँ, तो मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन से सबसे पहले मुझे उठाया था कि तू बड़ा है, तू छेती उठ। तो सबसे पहले नहाना भी, अच्छा जी, सबसे उठ के नहाने के बाद मतलब कपड़े शपड़े आगे पीछे एंड पे, तो उसके बाद फिर बाहर, फिर बच्चे। अब बच्चों में भी मैं ही बड़ा हूँ, तो सबसे बड़े वाला उसको मैं उठा रहा था तो कह रहा पापा किसी और को उठा ले, मैं एंड पे नहा लूंगा ना। मैं कह ना पुत्र तू बड़ा है, तेरी बारी है, तेनू ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहता ऑलरेडी कि बड़े उठाओ पहले। तो ये बड़े को उठाने वाली हारून साहब आपकी भी ड्यूटी होती होगी, बच्चों में से बड़े को उठाना, जल्दी तैयार करना, और काफी जल्दी टाइम होता है, तो ये एक अपने घर में जरूर होता है। अक्सर नाले नहीं लभदे इस मौके ते, आई डोंट नो, साडे घर हुंदा हुंदा सी नहीं लभदे सी नाले, गुम हो जांदे ना उस वक्त। जी हारून साहब, संदिला से बात यह है कि पहले तो त्यौहार अपने मुल्क में अपनों के दरमियान, अपनी फैमिली के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, लेकिन बात यह है कि हमारे साल में 2 दिन और बाकी 363 दिन संदिला से मजे आपके ही हैं, हमारे 2 दिन आपके मजे हैं 362 दिन, 360 दिन, और हमारे मजे हैं 3 से 4 दिन। तो इस वजह से हर पाकिस्तानी ख्वाहिश करता है, मैं आपकी भी तस्वीरें देख रहा था, बड़ी गाड़ियां और बड़े
ग्रुप फोटोज, तो फिर बंदे का दिल तो करता है कि यार इस गंदे निजाम से निकले जहां पे ना कोई सिस्टम है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई इंसाफ है, तो बंदा किसी सिविलाइज सोसाइटी में जाए और वहां पुरवकार और बावकार तरीके से जिंदगी गुजारे। तो मेरा ख्याल ये है कि वो आपके जो 2-3 दिन है वो आपको ज्यादा मतलब जो है, बाकी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में अब मामलात को आगे चलाना। ईद का त्यौहार, ईद उल अजहा संदेला सब डिफिकल्ट होती है काफी ज्यादा, क्योंकि आपने कुर्बानियां करनी होती हैं, 3-4 दिन पहले आपने जानवर खरीदने होते हैं, फिर बच्चों की फरमाइश पे उनको 2-3 दिन घर के अंदर लाना होता है या घर के बाहर नजदीक तरीन किसी ऐसी जगह पर जहां बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व हो सकें, उनकी देखभाल कर सकें। तो सारी रात नहीं सोए संदेला साहब, फिर फजर की नमाज पढ़ी और फिर जो है 5:45 पर सिर्फ गरूब आफ्ताब के 10 मिनट बाद हमारे यहाँ पर एक जो रूटीन है, क्योंकि लोगों ने कुर्बानियां करनी होती हैं तो फिर वो उलमा हजरात तकरीरों वगैरह में ज्यादा नहीं जाते, वो जैसे ही तुलुए आफ्ताब होता है तो वो ईद की नमाज पढ़ा देते हैं और फिर लोग कितने बजे मतलब कि वो आप ये कह रहे हैं कि फजर के थोड़ी देर के बाद बस है, 15 मिनट आधे घंटे के बाद? जी, वो जो टाइम है ना नमाज फजर का टाइम जैसे ही खत्म होता है ना सर जी, मतलब तुलुए आफ्ताब शुरू होती है जो उसकी एक शरई रिक्वायरमेंट है, उसके बाद 10 से 15 मिनट मतलब आप फजर की नमाज की अदायगी के बाद 40 से 45 मिनट मस्जिद में रुके तो आप ईद उल अजहा की नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो अरबों में भी यही तरीकाकार है, अरबों में भी, क्योंकि ये वो गर्मी वाला फैक्टर होता है ना, गर्मी वाला फैक्टर और प्लस ईद और बस, तो ये वहां पर भी ऐसे ही है। हमें लास्ट टाइम वहां पर थे तो वहां पे हमें बताया गया कि वहां पर भी जो है लोग घरों को नहीं जाते, ईशा की जो फजर की नमाज पढ़ के वहीं पे रुकते हैं और उसके बाद होते हैं। अच्छा, हमें प्रोग्राम में बहुत सारी बातें करनी है, हमें एक मेहमान और है जो कि हमारे सालाना मेहमान है, जो हमें अक्सर ईद पर ज्वाइन करते हैं, और अगर वो हमें ज्वाइन ना करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में ना लें, तो फिर हमारा पूरा साल जीना भी हराम होता है। तो वकास खान साहब हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। थोड़ा सा ऊंची बोले, आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है। अच्छा, क्या हाल चाल है? आपने बकरा बकरा किया, शादी वादी अभी तक हुई है या अभी तक उम्मीदवार ही है? अच्छा, ईद कितने बजे पढ़ी आपने? आपकी, मैंने कहा ईद कितने बजे पढ़ी थी आपने? आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो आप जरा वकास साहब मुझे ये बताएं कि आप ईद लेने वालों में से हैं या ईद देने वालों में से हैं? आप ईद लेने वालों में से हैं या ईद देने वालों में से हैं? अच्छा, आप ईद देने वालों में से हैं। और ये बताएं कि कब बुला रहे हैं हमें मीठे चावल खाने के लिए, कब आए? आपने बड़ी देर पहले वादा किया था कि बस इंतजामात हो रहे हैं, तो अभी तक हुए कि नहीं हुए इंतजामात आपकी शादी के? बहुत मेहरबानी। आपकी आवाज में कुछ इशू है, आपकी नुमाइंदगी हो गई है, आपने प्रोग्राम में शिरकत कर ली है, अभी हमें इजाजत दें क्योंकि वो आपकी कुछ आवाज का भी प्रॉब्लम है। आपका जो सलाम है वो सब तक पहुंच गया है। आप सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको जिंदगी सेहत दे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है वकास खान साहब। थैंक यू वेरी मच। कुछ आवाज का कुछ प्रॉब्लम है जी, लेकिन उनकी जो नुमाइंदगी है वो हो गई है। अच्छा जी, चले अभी चलते हैं जी रूटीन में। हाशमी साहब, तुसी बड़े जालिम जे यार, तुसी मतलब बड़ा जुल्म कीता है। अगर कोई शरीफ इंसान 4 पैसे गाना वाना, अच्छा ये हाशमी साहब भी मेरे ख्याल में निकल गए।
अर्शद पुरे साहब, हाशमी साहब हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। मलकू को रोक लिया एयरपोर्ट पे, आज उसको बाहर नहीं आने दिया गया और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मलकू के गाने कैदी 804 से बड़ी घबराई हुई है। क्या गानों से घबराना चाहिए था, या मलकू का जो मतलब कि मलकू के गाने की आड़ में बैरूने मुल्क में क्या होने वाला था? उनके कुछ शो थे, शायद इंग्लैंड में ही शो थे उनके, बल्कि हाशमी साहब आ रहे हैं, पहले इनसे ये सवाल ले लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। हाशमी साहब जी सर, मलकू दे कैदी 804 तो तुसी यूके वाले मतलब कि इन्ने अफरेड हो कि ਤੁਹਾਡੇ इंग्लैंड च आएगा कैदी 804 वाला गाना गाएगा, वो कैदी रोक लिया एयरपोर्ट पे, मलकू को आने नहीं दिया। क्या वजूहात बताई जाती हैं, क्या नॉलेज है आपके पास, कोई इंफॉर्मेशन है क्यों रोका गया? जी मैंने वो सारा वो मामला देखा है जी। मतलब है कि अब कहने वाले तो अब क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है गाना गाया। तो मलकू का सुबह आज आपने लाहौर एयरपोर्ट पे खुद ही इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उसने कहा मैंने कोई खाली 804 वाला गाना नहीं गाया, मैंने तो और भी बड़ी सियासी जमातों के जो ना नगमे और तराने और गाने गाए हुए हैं। तो अब वजूहात क्या है, तो ये तो मलकू साहब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, किस वजह से उन्हें रोका गया, या रोकने वाले जानते हैं। तो लेकिन कम से कम ये वजह बकौल मलकू के ये नहीं है कि उन्होंने गाना गाया तो उस वजह से उन्हें रोका गया है। तो गाने वो कहते हैं कि मैंने और भी बड़े गाए हुए हैं। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात ये है कि हर बंदे को ना कोई मामला तो होते हैं, तो अगर उनका 1-1.5 महीने से नाम ECL पे या ये स्टॉप लिस्ट पे था, तो उन्हें ये सारे प्रोग्राम जो तरतीब देने से पहले जो है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, बजाय इसके कि एंड पे आके जो ना वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के चक्करों में पड़ जाएं और ये कहें कि लो जी मुझे बिल्कुल एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। भाई मैंने अगर कोई ऐसा काम लगाया हुआ है, या कोई मुझे कोई इस चीज़ की खबर है कि मेरा नाम किसी स्टॉप लिस्ट में है, तो मैं वहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? ये गीले तीतर वाला ही मामला कर रहे हैं ना। पहले इसने 3-4 दफा वैसे भागने की कोशिश की, फिर बाद में जना हज का बहाना बना के मफरूर होने की कोशिश की, और जना वो इस्लामी टच देने की कोशिश की। तो इस तरह की चीजें तो आपको पता है, इन लोगों में यही चीजें जो हैं रह गई हैं कि किसी ना किसी तरह से ना टिकटॉक पे, किसी ना किसी तरह के सोशल मीडिया के ऊपर जना वो माइलेज लेने की कोशिश करते हैं लोग। तो अदरवाइज मामला कोई नहीं है। मामला यही है कि उन्हें पता है कि सारा ऑलरेडी इनका नाम वगैरह सब कुछ था। वो साथ जो वकील साहब खड़े होके जना वो गुलाबी उर्दू बोल रहे थे लाहौर, वो तो जिस साइड पे भी खड़े हो उस साइड का बेड़ा गर्क कर देते हैं ना आज़ाद सदीक साहब। तो जिथे खलो जान, जेडे प्रोग्राम चले जान, जिथे भी जान चले, लेकिन चले ठीक है, पॉइंट ही वो आ गया। अर्शद परवेज साहब, क्या यही एक वजह है या कोई और वजह है? हुकूमत किस बात से, या जो रोकने वाले किस बात से अफरेड हैं कि अगर मलकू, अब मलकू एक सिंगर है, उसने गाना गाया है, उसके जो कंसर्ट होने थे उसकी आड़ में कुछ और होने वाला था। क्या यहाँ पर जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, या कारकुनों के नाम पर जो पीछे बैठी ताकतें हैं, वो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जो गेम है, क्या क्या कोई आपके ख्याल में वजह हो सकती थी कि मलकू को ऑन बोर्ड नहीं होने दिया और रोक लिया गया? जाहिर है इंतजामात किए होंगे बहुत ज्यादा, आपको पता है शोज होते हैं, टिकटें बिकी होती हैं, तो नुकसानात भी तो बहुत ज्यादा होगा ना जी इसके, उनके ना आने की वजह से। देखें, इसका ना दो पहलू हैं। एक तो जिसके ऊपर राशिद हाशमी साहब ने तवज्जो दिलाई और बिल्कुल ठीक दिलाई। अब दूसरा पहलू भी जो है ना लगभग वैसा ही है। जब जंगें होती हैं ना, तो उस जंगों के अंदर बहुत ज्यादा लोग अरबपति हो जाते हैं, बहुत सारे अरबपति बेचारे रुल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अभी एक जंग लगी हुई है, कल्ट जो है ना वो अपने काम पे लगा हुआ है, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के चक्कर में है, डीन्यूक्लियर करवाने के चक्कर में, और दुनिया में रोलने के चक्कर में है। इसी सारे सिलसिले के अंदर जो जोके होती है ना, जिनका मकसद, जिनकी जिंदगी, जिनका हर मामला पैसे से जुड़ा हुआ होता है और खुदगर्जी होती है, और उनको किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं होता, तो वो लोग भी जो है ना बड़े सरगर्म हो जाते हैं। गाना गा लिया, गाना गाने से क्या फर्क पड़ता है, गाना दूसरा गा लेंगे, तीसरा गा लेंगे, किसी के लिए भी गा लेंगे। उनकी जॉब है, जहां से उनको पैसे मिलते हैं वो करते हैं। लेकिन जो असल उसका पहलू जो सामने आ रहा है ना, देखें इस मुल्क के अंदर ना बहुत सारा निजाम ऐसा हुआ है कि जैसे PTI का जो सारा मामला नजर आया कि फंड्स इकट्ठे करना, और फंड्स इकट्ठे करवाने वाले जो उनसे थे ना, वो फंड्स इकट्ठे करते थे, और पाकिस्तान में आग लगा के, इंतशार लगा के पैसे जमा किए जाते थे। इसी तरीके से उनके चेले भी आप देखें टिकटॉक पे मिलेंगे, हर वक्त पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे कि जी हम जिहाद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को संभाल रहे हैं, और हमारी वजह से सब कुछ संभला हुआ है। और यही चीज आप देखें कि जिनका एग्जाम्पल दिया हाशमी साहब ने कि रियाज जो है अपना इमरान रियाज साहब, पता भी है मेरा नाम ECL में है, आप जनाब हज के लिए एहराम बांध के चल पड़े, कौन सी आप पब्लिसिटी चाहते हैं? इसी तरीके से मलकू को देखें,
पता है आपका नाम जो है ना स्टॉप लिस्ट में मौजूद है, आप उसको कंफर्म करें चलें, कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। सर ये सब जो है ना आगे बुकिंग्स करवा बैठे, पैसे एडवांस ले बैठे, उनके मजीद जो है ना वो ले बैठे, और फिर उसके बाद जो है ना रोला रप्पा, फिर आप जो है ना घूमते फिरे, मुझे रोक लिया जी, मुल्क की बदनामगी हो रही है और खुद तो अपनी इज्जत है नहीं इन लोगों की, तो बस ये सारा तमाशा लगा हुआ है, पाकिस्तान स्ट्रगल हो रहा है। और ये जो कल्ट है ना, इससे जहां से जो कुछ हो सकता है ना उसके अगेंस्ट वो कर रहे हैं। मैं सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से अरशद प्रेस साहब, वो ये है कि देखें कुदरती तौर पे कोई ईद की छुट्टियां चल रही थी और अदालतें और बाकी तमाम अदारे बंद थे, नहीं तो यकीन करें कोई ना कोई जो ना वो हमारे जो सहूलतकार जज जो बैठे हुए हैं वहाँ पे अदालतों में, जिन्होंने ऑलरेडी पहले वहाँ पे एक नहीं मुतअद्दिद अफराद को वहाँ पाकिस्तान से बाहर भगवाने में जो ना सहूलतकारी की हुई है, और उनकी जमानतों के ऊपर वो लोग बाहर बैठे हुए हैं और मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो ना वो कंपेन शुरू किए हुए हैं। तो अगर ये अदालतें वगैरह खुली होती हैं, रूटीन के डेज होते हैं, तो यहाँ पे भी किसी ने ना कुछ सो मोटो नोटिस ले लेना था, या कुछ किसी ने ना कोई जो ना अखबार में या किसी शायद सुर्खी में आने के लिए ना इस तरह की कोई ना कोई जो ना वो चवल मारनी थी। तो अब मकसद ये बात करने का ये है कि अगर इनको कोई इस तरह की बात कहें तो इनकी जो ना वो मौजूदियत के ऊपर जो ना वो हरफ आ जाता है, और जो ना वो तौहीने जो ना वो अदालत भी हो जाती है। बंदा पूछे कि 142 में से 130वां शर्मनाक नंबर है इन लोगों का, और इन लोगों को तो तौहीन वाली बात और हद तक वाली बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अपनी हरकतें देखें, अपनी करतूतें देखें, और उसके अगेंस्ट जो ये लोग भिजवाते हैं बाहर लोगों को सहूलतकारी करके, ठीक है, तो मतलब ये कि इस किस्म के जो मामला पूरा मौका देंगे आपको, पूरा सेगमेंट ही हमारा उन पर है, क्योंकि आजकल कुछ और है ही नहीं है उस मुल्क में, तो अभी आपको बड़ा मौका मिलेगा बढ़ास निकालने की। थोड़ा सा हमें जरा इस तरह मलकों वाले चैप्टर से आगे आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं हारून साहब, या मैं चलूं जरा अगले सवाल पर? अगर मलकों पे कुछ करना चाहते हैं आप कमेंट कोई, या नेसेसरी नहीं है? देखिए संदेला साहब, बात ये है कि अब ये कुछ लोगों ने हिकमत अमली बना ली है, अपॉर्चुनिटी बना ली है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, या जो पॉपुलर लाइन, हारून साहब पॉपुलर लाइन, मतीउल्लाह जान साहब के 18,000 15,000 टॉप 20,000 व्यूअरशिप होती थी उनकी, अब वो 1.25 लाख और 1.5 लाख पे जाते हैं, क्योंकि पॉपुलर लाइन ले रहे हैं। तो जो पॉपुलर लाइन है, ये लोगों ने इसको तुर बना लिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर इसको खोलें तो? जी, जो पॉपुलर लाइन है, या जो इमरान खान का कल्ट है, या जो हमारा नौजवान वोटर है, फॉलोअर है, या पाकिस्तानी है जो आंधी तकलीद में मुब्तला है, उसकी जो उसका जो एक अकल जिसकी मारी हुई है, उसका इस्तेमाल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, डॉलर कमाने के लिए, तशहीर करने के लिए, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए वो इमरान खान के कल्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए, इमरान रियाज हो, वो सिद्दीक जान हो, कल वो एक खातून 2 दर्जन लोगों को लेकर अडियाला जेल के बाहर 2 घंटे खड़ी रही, और उसका मकसद ये था कि किसी तरीके से वो सोशल मीडिया के लिए उसको एक मटेरियल अवेलेबल हो जाए, और कल को वो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, उसकी लीडरशिप को ये एविडेंस दे, देखो जी सुबह ईद थी और मैंने जो है ना आधी रात अडियाला जेल के बाहर गुजारी है। तो ये जो लोग हैं वो जो है वो अपने जाती मफादात के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई और चीज नहीं है इसके अलावा। अच्छा, लेकिन मैंने ना इस पे एक वीडियो भी किया था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले दिनों में ये काम होने वाला है। पीटीआई जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि देखें पीटीआई के जो फॉलोअर है ना, मादरत के साथ ये बात शायद उनको कहीं बुरी भी लगे, कभी हमारी बातें बड़ी सीधी होती हैं लेकिन बुरी लगती है उनको। पीटीआई की जो व्यूअरशिप है, जो उसको देखने वाले हैं, जो उसको फॉलो करने वाले हैं ना, वो तरह ढोलकी वाले, घुंघरू वाले और इन चीजों को ना थोड़ा सा पसंद करते हैं। तो जहां पर इस किस्म का मटेरियल होता है ना, वहां पर वो फिर, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा है ये बड़ी, फिर बात करते वक्त सोचना पड़ता है, कभी कभी आपने देखा है कि वो फैमिलीज जो घरों से निकलती नहीं है, मतलब हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की खवातीन अगर आ गई तो बस घर हैं जो रोटियां पकाई जा रही हैं, हेगियां बाहर ने, लेकिन उनको पता कौन है, लफ्ज एक जुबान एक आगे नहीं आना। उनकी बच्चियां भी जनाब, अगर आपको कभी मिलाद की किसी मस्जिद में प्रोग्राम में आ जाए, चले जाए तो आगे पीछे ये वो, लेकिन आप देखें जब ये पीटीआई का कोई ऐसा होता है तो वहां पर वो पहुंचे होते हैं, माइक्रो लेवल की वो लोग काम करते हैं कि उनको निकालने के लिए एक मेला टाइप, याद है आपको वो यास्मीन राशि साहब ने क्या कहा था,
उनको कहा था जी बच्चियां लेट नाइट तक बैठती हैं और यहाँ फिर उनके बहाने मर्द, उन्होंने कहा था बैठने दें, अच्छी बात है। तो एक ऐसा इंतजाम किया जाता है कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। तो मलकू को लाने का मकसद यहाँ पर यह था। और फिर दूसरा, आपको पता है उसकी आड़ में आपकी जो अदारे हैं उनके खिलाफ जो एक कंपेन चलाई जाती है या कंपेन चलाई जाएगी, और फिर उसमें साबित किया जाएगा, लोग आएंगे देखें मलकू के लिए, 804 कैदी गाना सुनने के लिए, लेकिन वहां पे जो प्ले कार्ड और दूसरा जो तासर दिया जाएगा ना, वो तासर दिया जाएगा, देखेंगे लोग पाकिस्तान के अदारे के खिलाफ कितनी नफरत करते हैं और उसके खिलाफ कितनी भरपूर तादाद में निकल आए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा है। तो मैंने वीलॉग में यही कहा था कि इसको रोकना चाहिए, इसको नहीं जाने देना चाहिए। देखिए, आपको इस बात की फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। इस वक्त पाकिस्तान बचाने की बात है, और जो भी ये पॉपुलर लाइन ले रहा है अपने कुछ डॉलरों के लिए, कुछ पैसों के लिए, उसको मुल्क से अजीज वो डॉलर हैं, वो पैसे हैं, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं, इसके नफा नुकसान क्या हो सकता है। मलकू जो है फर्ज किया, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके गाने चल रहे हैं, उसको लोग सुन रहे हैं, तो उसको क्या लगे कि पाकिस्तान बर्बाद होता है या आगे जाता है, जिस तरह इमरान खान ने किया। और इमरान खान के सारे फॉलोवर भी उसी लाइन को फॉलो करते हैं। बरल चले अब आगे चलते हैं इससे जरा। जी हाशमी साहब, अब आ जाए जरा। ये जो इस वक्त चल रहा है अदलिया का मुहाज और हुकूमत के खिलाफ खुला हुआ है, मकसद क्या है, टारगेट क्या करना चाह रही है अदलिया? खुलकर तो सामने आ रही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई जज सामने आ जाता है, जी मैनू मतलब कि फलां तरह की तकलीफ दी जा रही है और मेरे काम में कोई रुकावट डाली जा रही है। क्या इसका टारगेट क्या है? मुहाज को खोलने का मकसद क्या है? अचीव क्या करना है अदलिया ने? देखिए, मैं थोड़ा सा अपने दुख दर्द भी बयान करता चलूं कि हमारे एक छोटे से प्लॉट के ऊपर लाहौर में कब्जा हुआ है गुज़श्ता 13 साल से। अच्छा, वालिद साहब की उम्र माशाल्लाह कुछ 79 ईयर्स है। इस गर्मी तक में भी जनाब वो हमें सुप्रीम कोर्ट तक से रिलीफ मिल चुका हुआ है, लेकिन फिर भी वो झूठी जो ना वो कोई ऐसा कोई वो बीच में कोई ना कोई कानूनी तौर पे ना वो चीज़ डालते हैं कि जो ना वो सारा हम लोग बैलफ के थ्रू वहाँ पे कब्जा लेने के लिए गए, तो आगे पता चला जी उन्होंने स्टे लिया है अदालत के विचों। पैसे चलते हैं वहाँ पे छोटी अदालतों में हर जगह पे। मतलब ये तमीद बांधने का मकसद ये था कि 13 साल से हम लोग जलील हो रहे हैं, और इसी तरह हमारी तरह के मतलब है कि हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं कि जो इंसाफ मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला मामला का वो शिकार हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे जो चंद सियासी जजेस हैं, ठीक है, जिनकी आप तरीके पैदाइश जो अदलिया में देख लेना, जब से वो जज बने हैं तो उन्होंने वो क्या क्या हरकतें करके किस तरह वो जो ना वो मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के वो लोग जज बने हैं, उन लोगों की आप हरकतें देख लें। और इन्हीं वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से मतलब पाकिस्तान की अदलिया का जो है वो आप आलमी निज़ाम इंसाफ में जो वो 142 में से 130वां नंबर है, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। हाशमी साहब, वो तो बड़ी देर से है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हो गया सारा कुछ हमें, लेकिन ये जो मौजूदा अभी पारा बड़ा हाई हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मियां साहब के दौर में तो नहीं हुआ था, जब मियां साहब के साथ इस किस्म की जुल्म और ज्यादती हो रही थी। उनको आपको याद है मरियम बीबी और मियां साहब की जो जमानतें थी, उसकी हेयरिंग लगने के लिए 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता था। तो अब ये जो एक खास मतलब के माइंड सेट बना जा रहा है और कहा जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब से, इससे क्या बल्कि बहुत सारे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो किसी भी किस्म के जितने मर्जी केस ले हैं, इमरान खान के खिलाफ हर किस्म का केस उड़ा दिया जाएगा। जैसे कि साइफर वाला ओपन एंड शट केस दुनिया जानती है, इमरान खान साहब ने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, उड़ा के रख दिया। देखिए, मुझे जो मेरे खदशात हैं, जो मैं जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसमें ना सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। देखें, इंटरनेशनल टाइप की कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये कोई लोकल लेवल के फैसले नहीं है। ये जो जजेस हैं, जो जिस तरह के फैसले कर रहे हैं कि इधर से शहबाज साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो चाइना जाते हैं और उससे एक दिन पहले आपने अभी बताया कि वो जो ना उनको जमानत मिल जाती है ओपन एंड शट केस में, और ये पैगाम है। और इसी तरह इसी चीज़ को अगर मैं लिंक करूं कि कल परसों वो एक इंडियन अमेरिकन निजात जो कांग्रेसमैन है, वो आगे आ रहा है कि इधर से पाकिस्तान के जो वजीर आज़म है, नायब वजीर आज़म है, कैबिनेट मेंबरान हैं, वो जाके वहाँ पे चाइना में CPEC 2 का जो है वो आगाज़ करते हैं, वहाँ से खुशखबरी लेके आते हैं। तो उधर से जो ना वो अमेरिका में ना वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के जो हैं वो सरबराहान हैं जो उनके खिलाफ, खा वो सियासी सरबराहान हो, खा वो मतलब कि आर्मी के सरबराह हो, उनके खिलाफ जो ना एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू है। और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? बिल्कुल वही लोग शामिल हैं जो PTI को फॉरेन फंडिंग देने वाले गैर पाकिस्तानी टाइप के लोग थे। और मैं ये यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि फॉरेन फंडिंग का जो केस PTI का था, उसमें ये नहीं था कि पाकिस्तानियों ने, फॉरेनर पाकिस्तानियों ने उसको फंडिंग की थी, नहीं। उसमें इंदर दोसांझ, जूलियन, इस टाइप के और नाम थे जिनका आपको पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं है। और कुछ मतलब है कि मैं रिलीजियसली उनकी आइडेंटिटी नहीं पेश करना चाहता, लेकिन वो गैर मुसलमान
और गैर पाकिस्तानी नाम थे, और ये नाम किसी मैंने आपने या किसी टीवी चैनल ने या किसी भी लोगों ने नहीं पेश किए थे। ये उनकी जो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स थी उनमें जो वो फंडिंग हुई थी उनमें से ये पिक किए गए नाम थे। तो इसमें तो कोई ये एतराफ था ना, मतलब ये कि उन्होंने खुद ही पीटीआई वालों ने अपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो दी थी उसके अंदर जो नाम थे वो थे। तो बात करने का मकसद ये कि आपको जो सा मैं आपकी तवज्जो देखिए, इस तरह का प्रोग्राम है कि इसमें आप गो के होस्ट हैं, लेकिन हम भी आपसे कुछ सवाल करें क्योंकि आपके पास भी माशाल्लाह बड़ी अंदर बाहर की खबरें होती हैं। तो मुझे भी कुछ आपसे क्वेश्चंस हैं वो मैं करना चाहता हूँ कि क्या आपने ये नोट किया कि चंद एक ऐसे आपको अकाउंट्स नजर आएंगे, हैवी अकाउंट्स, जिनकी ट्विटर के ऊपर अच्छी फॉलोइंग है, नाम होगा किसी अरबी का, नाम होगा किसी इंग्लिश प्रोफेसर का जो कि फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, और उसकी जो टाइमलाइन पे आप जाके देखें तो वो जो ना दिल्ली की ना 4-4 6-6 ट्वीटें जो ना वो इमरान खान के हक में और पाकिस्तान की जो ना गवर्नमेंट और इदारों के खिलाफ कर रहा है। आपका इस बारे में क्या है कि ये किस किस्म की जो ना वो मतलब कॉन्स्पिरेसी और क्या किस लेवल की गेम चल रही है? आपने इस चीज को दो जी सर, बिल्कुल ऐसा है। दो चीजें हैं। एक तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, ये पेड अकाउंट्स होते हैं और ये बकायदा इस्तेमाल होते हैं जब भी कोई इस किस्म की कोई कैंपेन चलानी हो या जिस तरफ आपने रुख मोड़ना हो ना, उस तरफ चलाने के लिए ये बिल्कुल पेड होते हैं। और दूसरा एक और भी थ्योरी ये है कि ये इसी जमात के बाहर बैठे हुए लोगों के, क्योंकि पता है क्या, आप और आपकी जमात जो है वो अभी तक भी इसको इस केस को या इस मसले को इतना सीरियस नहीं लेते। वो मतलब कि कोई गल नहीं, सड़क पुल बनने तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इमरान खान 2010-11 से इस चीज को सीरियस ले रहा था, क्योंकि बहुत पहले बताया जा रहा था ना। मतलब अभी अगर फर्ज किया कि अभी आप को कहा जाए कि एआई, तो अगर आपसे 6 महीना साल पहले कहा जाता तो शायद आप ट्रस्ट ना करते। लेकिन अभी दुनिया की कोई चीज आप दें जाके एआई में लिखें, आपको वो बेस्ट जो एप्लीकेशन फॉर जॉब वो आपको 1 सेकंड के अंदर निकाल के दे देगा। तो बहुत देर पहले से कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ये सारा कुछ जो है, ये जो ताकत है, पावर है, वो डिजिटल मीडिया बन जाएगा। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2-2.5 साल के बाद ये आपके टेलीविजन खत्म हो जाएंगे, टीवी स्टेशन खत्म हो जाएंगे। इवन आप अभी से देखें कि टीवी स्टेशन जो अभी थे वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पे जा रहे हैं। तो इमरान खान को इस बात से पता था, और इमरान खान के जो हैंडलर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जहां से बड़े प्रोफेशनली तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। जिस वक्त मैं और आप इमरान खान को फेसबुक का आपको पता है उसका ट्विटर ट्रस्ट होता, फेसबुक का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। हम लोग उसको मजाक करते थे, लेकिन उसने वाकई साबित कर दिया और वो इस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये जो अकाउंट्स है ना, ये बड़ी देर से पहले से तैयार हुए हैं, चीजें की हुई हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब कोई प्रोफेसर नहीं है, बिल्कुल ये इसी एक जो इमरान खान साहब वाला एक बाहर बैठा हुआ चैप्टर है, जो 10 साल से 12 साल से उसको चला रहा है, उसी के लोग हैं। हवा बनाने के लिए, लोगों की जहन साजी करने के लिए, चीजें करने के लिए। जिस तरह हम लोग कभी कभी नहीं कह जाते कि पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं, इनमें जो ड्रामे दिखाए जाते हैं हमारे कल्चर में तो होता ही नहीं है, लेकिन ये ड्रामे इतने दिखाए गए हैं कि हमारे कल्चर में वो होना शुरू हो गया है। जो सर मैं आपके एक जो आपने जो निशानदेही की है उसका मैं एतराफ भी करूंगा कि चलें ठीक है, साइंसी लिहाज से हम लोग शायद उस मुकाबले में नहीं कर रहे, लेकिन मुझे इस चीज़ का ऊपर फख्र भी है और कि मैं PMLN उस जमात का जो कारकुन हूँ कि जो कभी झूठ के ऊपर जो ना वो प्रोपेगेंडा के ऊपर जो ना वो बेस नहीं करती। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग वो आपके उस्ताद मोहतरम है, मुझे उनका मरहूम अमजद साहब उनका अल्लाह ताला उनको रहमत करे, वो MU कॉलेज में आपके टीचर थे। तो उनका एक शेर याद आ रहा है कि झूठ से भी बुरा है आधा सच, झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए, और लफ्ज से भी खराश पड़ती है तबसरा सोच कर किया कीजिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे कायद ने, हमारी जमात ने झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना वो नहीं हमें सिखाया। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे आप जो साइंसी और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके हमारी बैकवर्डनेस की अगर बात करेंगे तो उसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। एट द सेम टाइम हमें उसके ऊपर जरूर जो ना वो टाइम के साथ साथ जो ना आगे चलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए आगे, सही कह रहे हैं। अरशद परवेज साहब, किस तरफ जा रही हैं चीजें, क्या खबरें हैं उन ग्रुपों में, जिन ग्रुपों में बैठकर आप ये चीजें निकालते हैं, खबरें निकालते हैं, जो स्पेशल लैंग्वेज आपको आती है? सुना ये है, हवाएं बता रही हैं, कुछ ऊपर नीचे करके माइनस प्लस करके बताया जा रहा है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं, इमरजेंसी नाफज करके PCO जज लाए जाएंगे और इन जजों से जान छुड़ाई जाएगी। क्या वहां तक ये जाएगा मामला, या वहां तक जाने की नौबत नहीं आएगी और चीजें हैंडल हो जाएंगी? क्योंकि हमारे परसों वाले प्रोग्राम में हमारे साथ थे हसन अयूब, उन्होंने कहा था इससे पिछले प्रोग्राम में भी और परसों वाले प्रोग्राम में भी कि मिड ऑफ जुलाई में
इन लोगों को सब्ज बाग नजर आने शुरू हो जाएंगे, मतलब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा। तो आप क्या समझते हैं कि हो जाएंगी या फिर मामलात जाएंगे कोई इमरजेंसी टाइप? चोई साहब बहुत शुक्रिया, आपने उस लैंग्वेज का जिक्र किया, उसमें कोई शक नहीं है कि वो लैंग्वेज है और बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है। जो आप बात कर रहे हैं ना वो बहुत स्पेसिफिक इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर मसला बनी हुई है। सर एक बात को खोल के मैं करता हूं कि ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जजेस हैं ना इस वक्त में, जिनकी एकदम से आप कह लें कि उनका जमीर जाग उठा हुआ है, ये कतई तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि ये वो ग्रोह, वो फितने का हिस्सा है। और तमाम जो काम हो रहे हैं ना ये सब मिली भगत के साथ हो रहे हैं। और जहां तक बात रही ना अभी मलकू की भी, अगर मलकू को भेजना होता ना तो नोटिस ले लिया गया होता। वो दिन और रात ही नहीं देखते, ये डेवल हैं, ये सोते ही नहीं है, इनको पता होता है किसकी क्या ड्यूटी है, हमने क्या अहकाम देने हैं, ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के अंदर जो सूरत हाल चल रही है ना, एक गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर और उसके ऊपर इतना प्रेशर आया और आहिस्ता 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 उसने प्रेशर कम किया। और इस वक्त में सबसे ज्यादा जो मसला बना हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में, वो पंजाब गवर्नमेंट का बना हुआ है। मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डायरेक्शन के अंदर वो काम कर रही हैं जिसको करने का हक बनता है। यानी कि अगर आप देखें तो जो डेवलपमेंट के काम है ना उसका जो है मामला बड़ा महदूद कर दिया गया है। एजुकेशन और लोगों की जिंदगियां आसान करने का जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये चीज है। और प्लस मैं आपको ये बताऊंगा तकरीबन 1 माह हो गया कि वो जो ये मिलकर ड्रामाबाजी कर रहे हैं जी के 9 मई हुआ और अभी तक कोई मामला ही कुछ नहीं हुआ। सर ये सब मिली भगत है। 9 मई एक ड्रामा था। उसके बाद अगर आप देखते हैं ना कि वो जो अमेरिका में वाकया हुआ था तो डे सेकंड पुलिस बताती थी कि ये वीडियो एविडेंस है, ये बंदा यहाँ पे मौजूद था, ये इसकी डायरेक्शन थी, इसके ऊपर क्या है। उससे पूछा गया हाँ भाई ये तुम ही हो? उसने कहा यस। 3 साल के लिए अंदर, 6 माह के लिए अंदर इतना जुर्माना, कोई दूसरी बात नहीं हो रही थी। ऐसे पाकिस्तान के अंदर आप बताएं 9 मई होता है, 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल के अंदर क्या इन्होंने एविडेंस जो है वो प्रूव किया? वहां पे एविडेंसेस ला के खड़े किए? कोई नहीं किए। सर ये सब पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त में ड्रामा चल रहा है। और वही जजेस जो ये बात कर रहे हैं ना कि जनाब हम इनको क्या कहते हैं जो है इनका कसूर कोई नहीं है, तो उनके सामने मसला क्या बना हुआ था? जी राशिद भाई आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी मैं अरशद भाई आपसे माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा जी। एविडेंस दी गई थी सरगोदा में 48 बंदों को इन सहूलतकार जजों ने बावजूद उसके के तमाम किस्म की फोरेंसिक जो शुदा जो है रिपोर्ट्स और वीडियोस वगैरह एविडेंस वगैरह अदालतों में 3-3, 4-4 महीने हमारी एजेंसियों ने और इदारों ने काम करके बड़ी मेहनत के साथ जो ना वो बनाई थी, वो इन जजों को दिखाई गई थी। और इन राशिद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुई। इससे पहले बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं, जो बड़े साबितशुदा दहशतगर्द हैं, उनको भी छोड़ दिया गया है। तो इसमें ये तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे सबूत दिए गए हैं। और इस वीडियो से बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? जिन अदालतों को या जिन मुआशरों को आप अक्सर मिसालें दिया करते हैं, उन दूसरे दिन ही वो वीडियो बंदों में बंदा मौजूद है 3 साल के अंदर। तो ये आपकी बात हाशमी साहब, हमें इस बात का मालूम है। हारून साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे हारून साहब के पास, मैं आपके पास आता हूं, इस पे फिर बात करेंगे। हारून साहब ये लाहौर वाला मामला, लाहौर तक मामला पहुंच गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में था, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से, और ये मामला निकलकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट के जो शहजाद मलिक साहब है वो इतने अग्रेसिव पिछले कुछ दिनों से आए हुए हैं। उनकी एक तकरीर है, वो काइंड ऑफ तकरीर उसको कहा जा सकता है, इतना खुला नाम लेकर तो नहीं, लेकिन जो तकरीर इससे पहले आपको पता है जस्टिस सिद्दीकी साहब ने की थी, उन्होंने वहां पर फैज हमीद का और ISI का नाम लेकर आगे पीछे कह दिया था। लेकिन अगर 70%, 85% या 70% शहजाद मलिक साहब ने भी तकरीर तो वैसी ही की है, लेकिन क्या इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई या कुछ ऐसा होगा? सिद्दीकी साहब को तो उठाकर उन्हीं के अपने अदारे ने दिनों में बाहर कर दिया था। सर संदेला साहब इतलात तो है कि ईद से कबल जो है एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ। जी
संदेला साहब, दूसरी खबर आप देखें कि जो अभी हाल ही में पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए, जिन्होंने एक ही जुम्बश कलम पर 15 केसेस में जमानतें दे दी थी हम्माद अजहर को, और वो फिर जरताज गुल की जमात के लिए भी वो इस्लामाबाद से पहुंच गए थे पेशावर, और पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर लोगों की डिमांड ये थी कि उसको पेशावर हाई कोर्ट की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो बात वही है जो मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे बात कर रहा था कि पॉपुलर लाइन और अपने मुस्तकबिल के लिए लोगों में, संदेला साहब, पूरी दुनिया के अंदर सबसे टिपिकल काम ये है कि आप मशहूर हो, आपको शोहरत मिले। अगर आपको कोई एक तकरीर करने से, एक ड्रामाबाजी करने से, एहराम बांध कर एयरपोर्ट पे जाने से, या लंदन में 2-3 कंसर्ट करने से अगर आपकी पॉपुलैरिटी बनती है, आपको डॉलर मिलते हैं, आप लोगों में मशहूर होते हैं, डिस्कस होते हैं, तो इस वक्त ये सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान में कि हमें भी लोग कहते हैं कि यार तुसी किन्ना दे पीछे लगे हो, तुसी इतना काम अगर इमरान खान वास्ते कितना होंदा ते पूरी दुनिया में आपका डंका होना था। तो बात ये है कि इस वक्त ये शॉर्टकट है, ये इजीएस्ट वे है। अब जो स्टोरी बाहर निकली है कि उनकी बेटी ने लोगों को कुचला, उसमें से 2 लोगों की डेथ हुई, तो वो रिलीफ चाहते हैं। जब उन्होंने वो उनकी बेटी को रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने एक रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए, संदेला साहब, एक स्पीच करनी है ना आपने, यहाँ कोई सजा का कोई जजा का, साकिब निसार को किसने पूछा है, जस्टिस गुलजार को किसने पूछा है? आप बताएं कि उमर अता बंदियाल आइन को रीराइट करता चला गया, उसको किसने पूछा है? अब अतर मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट में बैठकर ये कहता है कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है, तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन है, इसलिए उसको रिलीफ मिलता है। उसको लाइव दिखाना चाहिए पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। देखें, जब पूरा का पूरा निजाम जो है एक कल्ट में मुब्तला हो और लोगों को एक आसान तरीन जो है एक टूल मुयस्सर हो, तो फिर लोग उस रास्ते को, संदेला साहब, इख्तियार करते हैं। दुनिया में वैसे भी लोग जो है शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं, मेहनत करने वाला रास्ता जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है। तो ये जो भी है, संदेला साहब, ये मसला हल नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है 100 दिन मुकम्मल होने पे, उन्होंने कहा है कि जब तक मुल्क के अंदर अंदरूनी सरमायाकारी नहीं होगी तो बाहर से उस तरीके से सरमायाकारी नहीं हो सकती जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। और उस अंदरूनी सरमायाकारी के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके जो जजेस हैं उन्होंने जो है होने नहीं देनी। और जो वफाकी हुकूमत की और जो पंजाब हुकूमत की, संदेला साहब, यहाँ पर कोई सजा और जजा नहीं है। अगर यहाँ पर सजा का कोई कानून होता तो आज सिंध में पीपल्स पार्टी तीसरी या चौथी दफा इख्तिदार में ना होती, संदेला साहब। इसी तरह तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में आज मुसलसल 11-12 साल से इख्तिदार में है। तो यहाँ परफॉर्म करने का, यहाँ पर मेहनत करने का, डिलीवर करने का, महंगाई कम करने का, लोगों को रिलीफ मुहैया करने का, इख्तिदार में आने का ये कोई पैरामीटर नहीं है। तो बात ये है कि ये मामलात जब तक सीधे नहीं होंगे, जब तक ये सहूलतकारी खत्म नहीं होगी, आप मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हो, वो वजीर आला पंजाब हो, जितनी मेहनत कर ले उसका उस तरीके से रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हाशमी साहब, मुझे जरा ये बताएं, बाहर बैठे हुए आप ट्विटर यूज करते हैं, मैं और आप तकरीबन एक ही क्लास के पढ़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ट्विटर पर एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे हैं, एक दूसरे को हर मामले में हेल्प आउट करते आ रहे हैं। मुझे जरा ये बताएं कि अगर डिजिटल मीडिया पर एक तो पाबंदी, जो कि ऑलमोस्ट इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन से ट्विटर पाकिस्तान में बंद है, और फिर ऊपर से फायरवॉल, क्या ये एक तरीका है मुकाबला करने का इमरान खान और उसके लोगों का?
या इसके अलावा कोई और भी तरीका था? और ये जो फायरवॉल है, अरबों रुपया लगाकर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, जहां से खरीदा जा रहा है, तो क्या हुकूमत उससे कामयाब हो जाएगी? लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को भी तो डिजिटल मीडिया चाहिए ना, उनको भी तो लोगों तक पहुंचना है और बताना है ना कि हमने क्या क्या अपॉर्चुनिटी हासिल की है, हमें क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं हमने, अब आपके लोगों के लिए कितना सर्व किया है और आने वाले वक्त में, उसके बगैर तो वो भी नहीं पहुंच सकते। तो क्या ये फायरवॉल जो अरबों रुपया का खर्चा करके लगाई जा रही है, इससे कुछ हासिल हो पाएगा? तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे बड़ी परेशान है हुकूमत? देखिए, मैंने हसन अयूब साहब वाला आपका जो प्रोग्राम देखा था, उनके पास ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, ही इज़ वेल कनेक्टेड। तो उसमें से कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। तो जिसकी बना पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे, जिस तरह आपने जब उनसे सवाल पूछा कि लो जी साढ़े वर्गे बंदे का प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा जरा कि ऐसी गल ही नहीं करता, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है कि जो लोग जो इस किस्म की जो बकवास करते हैं उन्हीं का बंद होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। एक तो बात ये है, तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें कि टेक्नोलॉजी में ना वो हर शेर का सवा शेर होता है, और इस चीज़ को आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि हम लोगों में PMLN में टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग उतने शायद एडवांस। अगर आप कोई ये फायरवॉल वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ या कोई इस तरह का कोई चीज़ लगाते हैं, तो हो सकता है कि जिस तरह इलेक्शन के दिनों में वो टेलीफोन बंद थे, मोबाइल बंद थे, और उसका मेरे ज़ाती तौर पे मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है कि हम लोग अपने वोटर को उस तरह से मोटिवेट नहीं कर सके। ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ जी, मैं हाँ उस पे आपको कुछ बताऊंगा भी, आप भी वहां पर थे, पर मैं पूरा इलेक्शन देख रहा था, तो मैं आपको इस पे एंड भी नोटिंग में मैं कुछ बताऊंगा आपको कि क्या जी नुकसान जी हुआ बिल्कुल, था। मैं जी आपको रिमाइंड करवाऊंगा जी, जरूर उस पर बताइएगा। और इसी तरह अगर हम लोग कोई इस तरह की फायर वॉल टाइप की कोई चीज़ लगा देते हैं कि जिसका कोई 2-4 दिन के बाद कोई तोड़ निकल आता है या उसका कोई उसका वो हल निकल आता है, तो ये लोग तो चूंकि वेल कनेक्टेड हैं, इन्होंने अपने जो ना वो कर्ट्स बनाए हुए हैं, पैकेट्स बनाए हुए हैं, तो ये एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि लो जी फलाना जो ना वो आप जो ना वो यूज कर लें, क्या उसे कहते हैं जो उनके हैं जो प्रॉक्सीज वगैरह हैं, मुझे क्योंकि ज्यादा नहीं पता, तो मतलब है कि ये लोग तो उसे फिर भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे जो हैं तो उसका नुकसान तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं शायद उनको ज्यादा हो कि हमारा पैगाम जो है ना वो बाहर से बैठे शायद उस अंदाज में ना पहुंच जी, सके। हाँ जी, बिल्कुल तो ठीक। हाँ, मुझे तो एक ये खदशा है। दूसरी बात ये है कि देखें, अभी हारून साहब ने बड़ी ही अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि जब से अंदर से पाकिस्तान के अंदर से जो सरमायाकारी नहीं होगी, तो मैं हारून साहब को और आपके जरा थोड़ा सा ये रिफ्रेश कराता चलूं कि पिछले कुछ 3 दिन में पाकिस्तान में जो, बल्कि 2 दिन में ईद से पहले जो 73 से 77 हज़ार तक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो ना वो गई है। तो मतलब ये कि आप यकीन जाने कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस अंदाज में काम कर रही हैं, अब मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा चैंपियन बंदा हूँ, मुझे हर चीज़ का बड़ा पता है, मैं बड़ा अप टू डेट हूँ। ठीक है, मैं जो ना मेरे पास हर जो ना वो इन्फॉर्मेशन होती है। यकीन माने मुझे अक्सर प्रोजेक्ट्स का इतनी मैराथन चल रही है कि मैं भी जो ना अक्सर चीज़ों को मिस कर देता हूँ। और इसी तरह आई बिलीव कि आप लोगों के साथ भी होगा कि जिस अंदाज में वो माशाल्लाह काम कर रही हैं और इतने थोक के हिसाब से, पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, कि वो काम कर रही हैं कि हम लोगों में भी वो जो ना हम लोग भी समटाइम्स जो ना उसके वो वी कांट कीप इट अप विद द पेस, कि जिस पेस से अल्हम्दुलिल्लाह वो जा रही हैं। और अक्सर आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा हुआ है, देखिए आप लोग सब सोशल मीडिया को क्लोजली फॉलो करते हैं, आपके दोस्त अहबाब रिलेटिव्स हैं वो PTI में भी हैं, वो पीपल्स पार्टी में, मुख्तलिफ पार्टीज में है, तो आप भी अगर सोशल मीडिया पे वो हम में नहीं रहे और हम उनमें नहीं रहे। उनमें नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमने उनको आग कर दिया है। और संदेला साहब, अब वो लोग, मेरी अपने कजन से बात हो रही थी कि जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल से मुराद है कि वो हमारा हम ही नहीं है बेसिकली, तो वो ये बात कर कहता है भाईजान बात ये है कि आप अंदाजा करें कि 180 रुपए वाला आटा जो है ना वो 70-80 रुपए किलो मिल रहा है पाकिस्तान में अब। ठीक है, कहता है 20 रुपए वाली रोटी जो है ना वो 12-13 रुपए की किलो एक रोटी मिल रही है। कुछ जिस फैमिली में 5 लोग हैं वो उनको तो 100 रुपए कम से कम एक टाइम की रोटियों के ऊपर ही बचत है, और अगर वो दिन में 2 किलो आटा इस्तेमाल करते हैं वो फैमिली, तो आप ये समझ लें कि अगर 70-80 या 90 रुपए उनका आटा है, तो वो भी पौने 200 रुपए तक उनको आटे की मद में जो है पर डे जो है ना बचत है। तो ये देखिए, ये वो है 650, 60, 70 वाला जो घी है वो आपको 495 में मिल रहा है। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है, मतलब ये कि आप उसमें सब्जियां देख लें, चिकन के प्राइसेस देख लें, तो ये देखिए ये काम किए हैं, हुए हैं। और ये तो चलो चीज है ना वो जो रोजमर्रा की जो लोगों में है,
अब मेरे मैं बिल्कुल आपसे जो एग्री करता हूँ। संदेला साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कल एक सर्वे आया है और उस सर्वे के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है और 55% लोगों ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो गवर्नेंस है उस पर एतमाद का इजहार किया है। और जो रोटी सस्ता करने का जो इकदाम है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का सबसे आउटस्टैंडिंग उसको जो है वो करार दिया है। देखें, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के 100 दिन की परफॉर्मेंस हो, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस हो, इसका हमें नैरेटिव बनाना पड़ेगा, इसका हमें बयानिया तश्कील देना पड़ेगा, हमें लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी। देखें, बात ये है कि जब तक हम अपने हुकूमतों की गवर्नेंस को लोगों तक उस तरह नहीं पहुंचाएंगे जिस तरह उनकी डिलीवरेंस है, यकीन करें इसके उस तरीके से फवायद हासिल नहीं होंगे। ना इमरान खान का कल्ट टूटेगा, ना हमारी परफॉर्मेंस लोगों के सामने आएगी। हमें डिजिटल मीडिया का यूटिलाइज करना है। आज संदेला साहब मैंने इंटरप्ट किया आपको कि 5 साल बाद पंजाब के अंदर ईद उल अजहा ऐसी थी जैसे ईद उल अजहा मतलब ईद का दिन ना हो। बाहर निकलते थे जगह गंद, बदबू, अलाइशें। मैं यकीन करें, मैं कब्रिस्तान जाने के लिए सुबह 6 बजे नमाज ईद पढ़ के निकला हूं, तो यकीन करें हर तरफ जो है ये पूरी इंतजामिया मुतहर्रिक थी। मैं अभी आपके शो के लिए एक जगह से आया हूं, तो यकीन करें मुझे रास्ते में 4 डंपर मिले हैं रात के 9 बजे। आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक्टिविटी जारी है और शहर इतना साफ सुथरा है कि कहीं से आपको नहीं लगता कि आज ईद उल अजहा का दिन है। और पिछले 5 सालों में आपका घरों के कमरों के अंदर बैठना संदेला साहब दुश्वार हो जाता था, इतनी स्मेल और इतनी बदबू होती थी। जिस तरीके से आज का दिन हुकूमत पंजाब ने वेरी आउटस्टैंडिंग तरीके से लाहौर समेत पूरे पंजाब को ऑर्गेनाइज किया, पिछले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब वो पंजाब के वजीर आला थे, इस तरीके से भी इंतजामिया उस वक्त भी काम नहीं करती थी जैसे आज इंतजामिया ने काम किया। तो गुजारिश ये है कि इन चीजों को जो है अवाम तक पहुंचाया जाए, उनको रियलाइज कराया जाए कि ये गवर्नेंस है, ये इकदामात है, ये दावे, ये वादे नहीं, ये तकमील है। तो बात ये है कि हमें अपने सोशल मीडिया को जो है इंतहाई मुनज़्ज़म करने की जरूरत है कि जब हम हर शोबे में आवाम को सहूलत दे रहे हैं और महंगाई को कम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, लेकिन वो लोगों तक उसके जो असरात है वो पहुंच नहीं पा रहे। हुकूमत अभी नहीं है, शायद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों के पूरे दिन की मेहनत जो है या पूरे 2 दिन की मेहनत है, उनका एक ऐसी चीज ढूंढ के लगाते हैं या उसको हमला करते हैं। जैसे मरी में आपको याद है कितना अच्छा दिन गुजारने के बाद मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि बच्चों को खाना खिलाएं, तो उनको मैकडोनल्ड ला के दिया गया, जो बहुत अच्छा कदम था। लेकिन शायद साथ बैठने वालों ने या मैकडोनल्ड सोचा नहीं था कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोग मैकडोनल्ड का बाइकाट कर रहे हैं गजा की वजह से, तो वो सारे का सारा उल्टा पड़ गया। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ये एक पूरा ग्रुप होता है, पूरी टीम होती है। जिस तरह आप एक मिनिस्ट्री चला रहे होते हैं, मेरा मानना ये है कि जो इस वक्त डिजिटल मीडिया है उसको 2, 4, 5 लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पर एक मिनिस्ट्री की हैसियत होनी चाहिए और उसको जो लीड कर रहा है उसके पास तमाम वो मराहत होनी चाहिए, वो बजट होने चाहिए जो एक मिनिस्टर के पास होते हैं, और ठोक कर बजाकर बताकर बजट दें कि ये 1 अरब या 2 अरब डिजिटल कैंपेन के लिए, और फिर मादरत के साथ वो डिजिटल कैंपेन के लिए ही इस्तेमाल हो। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, ये जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये जो आपका जितना किया कराया काम है उस पर काफी सवालिया निशान उठेंगे। अरशद भाई साहब, ये मेरा आखिर में था मरियम नवाज साहिबा की इसको लेकर, लेकिन चलो एंड में उसको एक दफा फिर कर लेंगे क्योंकि वो जरूरी भी है। हम ट्वीट भी करेंगे तमाम दोस्तों के उसको लेकर, लेकिन चलो आपसे आखिरी चीज लेने के बाद हम जरा चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब के मिलने के बाद यूथियों की जो उम्मीदें थी उन पे कितना पानी फिरा है कि मौलाना साहब लीड करेंगे, बंदे कट लेंगे तो साड़ी तहरीक कामयाब हो जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ, यहाँ पर तो कुछ खामोशी सी और मायूसी सी फैली हुई है। और कहा जा रहा है अडियाला जेल के करीब से कुछ डीजल की आवाजें भी आ रही थी।
और वो पहचानने वाले पहचान गए कि इमरान खान साहब की आवाज थी। तो क्या ऐसा कुछ है या अभी कुछ चिरागों में रोशनी है या बिल्कुल 0-0 है मौलाना साहब की तरफ से? देखिए, मौलाना जो है ना बहुत दूर की सियासत करते हैं और बड़े तरीके से सियासत करते हैं। और सियासत में जो होता है ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये बहुत मायने रखता है। टाइमिंग बहुत मायने रखती है। मौलाना की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी इल्हाक करती, लेकिन बावजूद बहुत सारी चीजों के दूरियां उस तरह से नहीं बढ़ सकी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मौलाना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो लाजवाब है। मौलाना ने कभी भी पीटीआई की तरफ नहीं जाना था, लेकिन इनकार करके वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो जाया भी नहीं करना चाहते थे। तो मुलाकातें हुई, बातें हुई, और मौलाना को जब एक आम आदमी समझता है और मशवरे देता है, और एक व्लॉगर भी मशवरे देता है कि अगर आप इनके साथ इत्तेहाद करेंगे या इल्हाक करेंगे तो ये सिर्फ आपको यूज करेंगे। उन्होंने सारी जिंदगी यूज ही किया। तो मौलाना इससे ज्यादा बहुत बेहतर जानते हैं। तो मैं इसके जो पसे पर्दा है ना कहानी, उसको एक बात जानता हूं कि जब 1988 के अंदर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, तो जो हमारे हनीफ अब्बासी साहब हैं जो पीएमएलएन के रावलपिंडी से एमएनए हैं, ये भी जमात इस्लामी का हिस्सा थे। और जमात इस्लामी की जानिब से जो ना इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में वो जीते थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मोर देन 70-80% जो उनकी जमात इस्लामी है ना, उन्होंने जब उस इल्हाक के अंदर देखा कि पीएमएलएन तो बहुत ही विजनरी जमात है और बड़े दिल के साथ चलती है, तो वो उन्होंने अपने जो अंदर थोड़ी सी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन मेरे पास उसका और कोई लफ्ज नहीं है, जो कुदरतें थी ना उनको निपटा के हटा के और वो पीएमएलएन में शिफ्ट हुए। ये मेरा सब आंखों देखा मामला है, क्योंकि हम एक ही इलाके के सब दोस्त थे, जानने वाले थे, तो हमने ये देखा कि करीब आने से क्या होता है। सेम सूरत हाल ये है कि मौलाना के साथ जितना बड़ा फ्रॉड हुआ है केपी के अंदर, ये तारीख का एक हिस्सा है कि एक अवाम को एक ऐसे शख्स के ऊपर जो इंसान ऐसे इल्जामात लगा के डीजल कह के, ये मैं एग्जैक्टली मेरे जो वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स देखेंगे कि पाकिस्तान में ये जो जादू है इसका इस्तेमाल, मैजिक यानी कि एक आवाज का जादू और दूसरा तस्वीर का जादू, इसने कितने बड़े पैमाने पे वर्क किया है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो मौलाना को जो है ना ये वापसी का एक रास्ता मिला है। मौलाना ने पीटीआई से हाथ मिलाए, अच्छे तरीके से मिले, और क्योंकि एक बहरान से थोड़ा सा पाकिस्तान बाहर निकला है, तो मोहसिन नकवी के बारे में तो मेरे बड़े शकूक व शुबात है, मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊंगा। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है वो एक एक्सीलेंट काम है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के राब्ते मुसलसल मौजूद हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं आखिर में एक बात की वजाहत करूंगा कि मौलाना के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, उनकी जमात को जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन ये जो पीएमएलएन के साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका, उस फ्रॉड का 10% भी मौलाना नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी, राशिद साहब भी मौजूद हैं, और मैं एग्जैक्टली डेट्स और बता सकता हूं कि किस किस वक्त में कब कब मुलाकातें हुई, और ये तमाम चीजें रीड हो रही थी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत भी गई, पार्टी भी गई, सब कुछ पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वरना ये जो नताइज है ना ये हम सबके सामने है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जितने यानी कि अल्लाह ताला के सामने जवाब दे है ना तो कभी उनके अंदर मैंने अब यानी कि पिछले 3-4 साल के अंदर कोई वजीर आजम बनने की ख्वाहिश देखी। वो जब पाकिस्तान आए थे तो वजीर आजम ही बनने के लिए आए थे, लेकिन मसला ये था कि अगलों ने कमिटमेंट्स के साथ क्या किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कतई तौर पे इस चीज पे राजी नहीं थे कि कोई वोट इधर से उधर हो, लेकिन बहुत सारी अंदर खाने ऐसी चीजें हुई जिसको हम बड़े तफसील से बात कर सकते हैं। तो ये जो मौलाना की आप बात कर रहे हैं, मौलाना का स्टेप बिल्कुल ठीक है। डीजल की आवाजें लगाएं या जो भी आप आवाजें लगाएं, जो शहर है ना जो पीटीआई का वो टूट रहा है, जिसका टूटना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि आज के दिन के हवाले से सिर्फ मैं चाहूंगा कि हम लोग सब एक मिनट ले लें।
आप लोगों से, ताकि उसको फिर हम ट्वीट भी कर सकें जो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा होगा। लेकिन उस पर कोशिश कीजिएगा कि अगर इसको 30-30 सेकंड एक एक मिनट में, क्योंकि हम सिर्फ आज के दिन के लिए, क्योंकि मरियम नवाज की कारकर्दगी पर हम पहले भी बात करते हैं, हर प्रोग्राम में बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम का एक वो पूरा सेगमेंट होता है। लेकिन आज का दिन जो हमें देख रहे हैं, सुबह से जब से उठे हैं, फेसबुक खोलें या फिर आप ट्विटर खोलें या कोई और डिजिटल, तो नजर ये आ रहा है कि सड़कें जो हैं वो धोई जा रही हैं। और वो सिर्फ लाहौर की नहीं है, मैंने झंग के अलावा और बहुत सारे दूसरे शहरों में भी देखा है कि सड़कें धोई जा रही हैं, साफ की जा रही हैं। और वो पता है, कभी कभी हम किसी जगह पे हमें कोई ऐसा हादसा हो जाता है, किसी खाने में बैठे हों या किसी जगह बैठे हो, तो खाना अभी तकरीबन खत्म होता है तो उन्हें चुकने वाले तैयार होते हैं कि तुझे छेती खाओ तो चुकी है ऐसी। इसी तरह ये हो रहा था कि जो बकरे या ज़िबा किए जा रहे हैं जानवर, तो उसके जो उनके जो गंद पिल जो सारा उठाने वाले, बिल्कुल लोग तैयार खड़े होते थे कि आप खत्म करें तो हम लेके जाएं। तो किसी जगह पे, जैसे हारून साहब ने बताया, उनका एक्सपीरियंस है कि अपने घरों में बैठना मुहाल हो जाता था, गली मोहल्ले की नुक्करों पर इतना गंद पड़ा रहता था। लेकिन मरियम नवाज साहबा की आज के ईद वाले दिन और अगले 2 दिन की जो प्लानिंग है, उससे लग ऐसा रहा है, जो आज पूरा दिन हम देखा कि किसी जगह पे आपको गंद नजर नहीं आएगा, बल्कि गंद नजर आने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा गली मोहल्लों में गंदगी है वो भी उठाई जा रही है। सफाई का बड़ा खास ख्याल रखा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी इसकी वजह, इस कामयाबी की वजह क्या है कि आज ये पूरा दिन कामयाबी से कैसे हमकिनार हुआ और कैसे कामयाब रहा। मरियम नवाज ने छुट्टी नहीं की, वो अपने दफ्तर में बैठकर इसको खुद मॉनिटर कर रही थी। ये है वो इस पूरे ऑपरेशन की खूबसूरती कि इसको उन्होंने अफसरों पर नहीं छोड़ा और वो खुद अपनी आबाई शहर या आबाई घर या अपने आबाई फार्म हाउस पे चली गई हैं और अपने बच्चों के साथ अगले 3 दिन कोई ईद मना रही हैं या फैमिली के साथ वक्त गुजार रही हैं कि उन्होंने पिछले 3 महीने बहुत काम किया। नहीं, वो आज के दिन भी अपने ऑफिस में बैठकर अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अफसरों के साथ मीटिंग कर रही थी और मेक श्योर कर रही थी कि जो प्लान बनाया गया उस पर किसी किस्म की कोई 2 नंबरी ना हो, बल्कि स्पेशल आपको पता है वो प्लास्टिक के बैग दिए जा रहे हैं कि आप अपना ज़िबा करने के बाद इसके अंदर रखें और लोग खुद आकर उठाकर ले जाएंगे गली मोहल्ले में। तो ये एक बहुत आज के दिन हवाले से मैं समझता हूं कि मरियम नवाज ने मिसाल कायम कर दी है। इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जी हाशमी साहब, सिर्फ मिनट 1.5 मिनट पे जरा आज के दिन के हवाले से। संदीला साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने देखे हर बंदा जो है, जिस तरह हारून साहब ने तो ग्राउंड रियलिटी बता रही, बिकॉज ही इज इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, तो हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा, हमारे जो लोकल मेरे जो एमपी हैं नईम सफदर साहब, वो भी जाके वहाँ पे खड़े होके अपने जेर निगरानी जो सारा लाइसें वगैरह चीज़ों की सफाइयाँ और धुलाई तक का वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने देखा इमरान सईद, हमारे जो सोशल मीडिया के बड़े एक्टिव हैं, लंदन के दोस्त हैं, वो भी सोशल मीडिया नहीं, ऐसे ना करें, डंडी ना मारे। वो नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन शरीफ है। नहीं, वो तो वो ना ही इज ओमनी प्रेजेंट पर्सन। हाँ जी, प्रेसिडेंट सदर। हाँ जी, तो वो बड़े एक्टिव बंदे हैं माशाल्लाह। वो भी वो आपने जो बैग्स वो आपने कहा वो बांटे थे, राशिद नसरुल्लाह साहब ने भी विजिट करवाए हैं, उन्होंने बैग्स वगैरह भी दिए हैं कि जो उनके घरों में आके दिया है। इस तरह जिशान मलिक साहब की, मतलब ये देखिए चीजें ऐसी हैं कि जो आप चले इन लोगों के आप ऊपर इतबार ना करें, आप अपने घरों वालों से फोन करके पूछ लें जो लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ एक्सीलेंट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड स्पेशली मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ना सिर्फ जिस तरह रोटी आटा जो है उसको सस्ता किया नहीं, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। और बिल्कुल उसी तरह जो ना वो पहले चीजें होती थी, जिस तरह हमारे सारे कानून वगैरह चीजें तो बनी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो ये जो अमल दरामद जो करवाना है ना, ये मियां नवाज शरीफ साहब का खासा है। और चौधरी परवेज संदेला साहब, मैं आपसे 1 सेकंड मजीद और 5-7 सेकंड लूंगा। आपको भी याद होगा कि जब आप लंदन में मियां साहब से अक्सर और बेशतर मुलाकातें करने के लिए आते थे, जब पता चलता था 16 महीने की हुकूमत में कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो मियां साहब का गुस्से से चेहरा लाल हो जाता, मियां साहब खामोश हो जाते थे। तो अभी आप देखें कि उस शख्स के चेहरे के ऊपर गलत बयानी करने वाले को जो प्राइस की पेट्रोल को कंट्रोल ना कर सका और दावे कर रहा था कि वो इससे ज्यादा नहीं जाने देगा, वो बेचारा पार्टी से ही फारग हो गया। गुस्से का ये हाल है मियां साहब का। हाँ जी, मियां ये अब हाशमी साहब ने बात की है, ये मैंने कभी बात नहीं की आज तक कभी, क्योंकि हाशमी ने बात की है तो मतलब अब मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो उन्होंने जो अपना वादा था, जो वो कहते थे वो पूरा न किया था। और मियां साहब बिल्कुल इस पे बड़े नाराज होते थे कि ये जो कहा गया उन्होंने क्यों नहीं किया, और वो वजह भी बनी उसके बाद कि वो पार्टी का हिस्सा ना रहे। जी देखिए, अब फिर मियां साहब वही मियां साहब हैं, जब चीजें कम हो रही हैं तो कीमतें जो है वो मुसलसल कम हो रही, तो उनके कितनी सुकून मिलता है, क्योंकि मियां साहब जो है ना वो गरीब आदमी के लिए। हाशमी साहब, हमने मरियम नवाज के उस पे सेगमेंट पे करनी थी ट्वीट करने के लिए। जी हारून साहब, संदेला साहब, बात ये है कि अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटों में से 18 घंटे काम कर रहे हैं,
और वजीर आला पंजाब 18 घंटे काम कर रही हैं, ईद के रोज भी उन्होंने छुट्टी नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों सो रहे हैं? जो हुकूमतों की कारकर्दगी है, आज पूरा दिन था हमारे पास, हर शख्स घर से बाहर निकला, उसने देखा, तो उसने उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया? मेरा जाती ख्याल संदेला साहब ये है कि अब अपोजिशन से ज्यादा आपको हुकूमतों में अपने सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप काम करें, आप रातों को जागें, आप दिन में 6-6 इजलास मुनक्किद करें, आप 12 करोड़ अवाम को रिलीफ मुहैया करें, आप सूबे की बेटियों को प्रोटेक्ट करें, और वो आपकी कारकर्दगी उस तरीके से प्रेजेंट ना हो, ये उस क्यादत के लिए और वजीर आजम के लिए वजीर आला के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हमने मिलके, हमें संदेला साहब, हमें काम करने की जरूरत है। जो हुकूमतों की कारकर्दगी है उनको हाईलाइट करने की जरूरत है, और लोगों को बताने की जरूरत है कि ये उस्मान बुज़दार के 3.5 साल थे, 4 साल थे, और ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के 3 माह है, सिर्फ 100 दिन। तो बात ये है कि आज पूरा दिन ट्विटर पे आप देखें, आपको शायद 10 या 15 या 20 लोग भी आपको मुतहर्रिक नजर नहीं आए होंगे। बात ये है कि मुझे और आपको काम करने की जरूरत है। ये कोई मरियम नवाज के लिए या शहबाज शरीफ के लिए काम नहीं करना, ये हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है कि जो हुकूमतों के मस्बत काम है, काबिल तारीफ काम है, काबिल रश काम है, काबिल फख्र काम है, उनको हमने डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना है, और ये वक्त की अशद तरीन जरूरत है। अरशद रोहित साहब, आज के दिन के हवाले से सर देखिए, आज के दिन के हवाले से मैं तो ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट है ना, तो वो एक पंजाब गवर्नमेंट है, मरियम नवाज शरीफ, जिसके ऊपर हमें हारून साहब ये आपको नीचे छेड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस साल आम भी बहुत अच्छे आने हैं। अब इनको पता नहीं कैसे पता है कि आप अंबा वाले शहर में रहते हैं। जी सर, सॉरी सर। अच्छा, तो मरियम नवाज पे एतराज किया है, उनका यूनिफॉर्म पहनना, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियां, उनके बैठने का अंदाज, लोग उनसे मिलते हैं और वो उन लोगों से मिलती हैं जिनके कपड़ों में से बू आती है, जिन लोगों में से बू आती है, और एक अच्छा तगड़ा बंदा उनके करीब जाना पसंद नहीं करता। उन खवातीन से मरियम नवाज शरीफ जाके गले मिलती हैं, उनको साथ बिठाती हैं, उनके साथ बैठती हैं। इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए उनका एक प्रोग्राम नजर आता है, उसके अंदर तालीम, मेडिकल और कारोबार, इसके ऊपर तवज्जो नजर आती है। चौथी उनकी चीज एक नजर आती है कि लोगों के लिए अजनास को सस्ता कर दें ताकि उनका खाना, उनका पेट भरे, तो वो सोचने समझने के काबिल हो। ये चीज हमें नजर आती है और बिल्कुल वजाहत के साथ नजर आती है, और वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे पहले जो एक ड्रामा चला हुआ था, जिसकी तरफ भाई ने भी, हारून साहब ने भी तवज्जो दिलाई, हर 6 महीने बाद इमरान खान आ जाता था एक फटा हुआ कपड़े का जोड़ा पहन के, फिर वो एक उसकी सर पे हाथ रख के कि अवाम के लिए इतने दर्द के अंदर बैठे हुए हैं और अपने 300 कनाल के जो है ना फार्म हाउस के अंदर वो बहुत तकलीफ के अंदर है कि अवाम के जो अंदर ना हालात ठीक नहीं हो रहे। काम जो होता है ना वो इसी तरह से होता है। जो एक पंजाब गवर्नमेंट का जो असर है ना, तकरीबन आप कह लें कि 70% प्लस जो है ना पूरे पाकिस्तान के ऊपर असर रखता है। यानी कि बलोचिस्तान से लोग पंजाब में आके इलाज करवाते हैं, उनका हक है, उतना ही हक है जितना पंजाबियों का। सिंध से आते हैं, के से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, पंजाब में आते हैं और सहूलियात हासिल करते हैं। ये सबका हक है, बराबर का हिस्सा है, इसमें कोई तकसीम नहीं है। लेकिन एक की खुशहाली की वजह से बाकी जगह पे भी असरात नजर आ रहे हैं। सर तकलीफ की बात यह है कि हम इस चीज को आगे उजागर करें। हम सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो पाकिस्तान के मीडिया की है, वो क्या कर रहे हैं। हामिद मीर से लेके आप देख लें कि ये वही सारा ग्रुप है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद लगा पड़ा था कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर की काम ना हो, और अगर हो तो हम उसके ऊपर तनकीद ही करते फिरे। सर बड़ी तकलीफ की बात है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ। जो आपकी लाइन है ना, आखिरी जो आपकी लाइन है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा इतराज है। ये जो मीडिया होता है ना, या सोशल मीडिया है या जो भी है, ये मैनेज करने पड़ते हैं। ये खुद ब खुद आपके साथ नहीं चलते। ये अपने पैसे कमा रहे हैं, ये अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, ये आपके पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं।
अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं। तो ये कह देना और अहमद मीर को या किसी दूसरे का नाम लेकर उस पर ये कह देना कि वो हमारे हक में या नहीं, ये मीडिया मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर हालात ये हैं कि जो जिस पार्टी से आपका और मेरा ताल्लुक है, वो पार्टी तमाम के तमाम इश्तहारात दे रही होगी, वो डिजिटल मीडिया के इश्तहारात भी दे रही होगी, वो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के इश्तहारात भी दे रही होगी, और वो मजे की बात है कि प्रिंट मीडिया के इश्तहार भी दे रही होगी। लेकिन उनसे शायद मीडिया किसी जगह पे ना अभी मैनेज हो रहा है और ना पिछले 16 महीने की हुकूमत में मैनेज हो रहा था। ये मीडिया को मैनेज करना पड़ता है, अपने आवाज साथ में। मुझे जरा ये बताएं, आप मरकज में या सूबे में कितने पिछले 3-4 महीनों में आपने जो आपके इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कितने लोगों को देखा है एंगेज, वो कितने लोगों को बुलाया है कि उन्होंने मतलब एंकर्स सर वो तो परों पे पानी नहीं पड़ने दे तो रहे हैं। फिर आप ना इल्जाम दें उनको ना, जिनको आप मतलब एक बात बताएं, जो एंकर्स हैं वो रुल रहे हैं कि आपके पीएमएलएन का मेहमान नहीं मिलता प्रोग्राम के लिए, तो वो फिर आपकी आवाज कैसे बनेंगे जब उनके पास आप अपने प्रोग्राम में भेजने के लिए आपके पास मेहमान ही नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, और मीडिया से आप लोगों की पता नहीं क्या दुश्मनी है। आपको शायद अंदर के हालात का पता नहीं है। नून लीग तो मीडिया से ऐसे है जैसे मीडिया जो है वो उसका नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये मसाइल ये है कि ये मैनेज करने पड़ते हैं, ये साथ मिलाने पड़ते हैं। आपको 2 से 3 दफा किसी बंदे को बुलाकर खाना खिला देना, तीसरी दफा वो आपके खिलाफ बात करने से पहले 50 दफा सोचेगा, अपने अदारे से लड़ पड़ेगा। यार ये नवाज शरीफ जिसके बारे में हम लोग क्या क्या बकवास करते हैं, इतना काइंड इंसान यार, इतना सॉफ्ट इंसान यार, आप उसकी महफिल में चले जाए आपका उठने को दिल नहीं करेगा। वो अपने मुखालिफ के बाद लेकिन बात पहुंचे तो सही नवाज शरीफ तक, साहब बैठे तो सही, खाना तो खाए, मैनेज तो करें। तो इसलिए ये चीजें ऐसे नहीं है, पता नहीं हमारी शायद संधेला साहब जियो दुनिया समा कोई प्रवेश संधेला तो नहीं है सर। हाँ जी, जरा मैनेज हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी जिसको है जो है, आप समझ गए मेरी बात? मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ गया हूँ जी। मुझे सिर्फ 10 सेकेंड, चोई साहब आपकी बात से 1% इख्तिलाफ नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मिक्सअप हुआ है ना वो गवर्नमेंट का हुआ है, ये फेडरल के काम है जिनके तरफ आपने तवज्जो दिलवाया। पंजाब अच्छा चले जी, मैं कह रहा हूँ जी कि पंजाब गवर्नमेंट के ये काम क्यों नहीं है? आपको किसने कह दिया कि पंजाब गवर्नमेंट के काम नहीं? क्या पंजाब गवर्नमेंट लाहौर में मीडिया हाउसेज नहीं है, दफ्तर नहीं है, टीवी चैनल्स नहीं है? क्या लाहौर में मतलब करने के लिए नहीं है? आप देखें, पंजाब जो है, पंजाब के सारे तो बजट अपने होते हैं ना, डिजिटल मीडिया के में अपना बजट होता है ना उनका, पंजाब की हुकूमत के अपने इश्तहारात होते हैं ना, पंजाब की हुकूमत के अपने वो होते हैं ना। तो ये कह देना कि सिर्फ मरकज का काम है, गलत। ये दोनों है, दोनों तरफ है। मुझे एक बात बताएं, आप चंद लोगों को देखें, 2-4 लोगों को देखें, वो मीडिया के बड़े फ्रैंक होते हैं, मीडिया के साथ बड़े अच्छे होते हैं, और आप उनकी अपीयरेंस कहीं ना कहीं मीडिया पर जरूर देखेंगे, देखते रहे करेंगे। मीडिया जो है ना ये बड़ा अहम है। मीडिया को सर शेख रशीद अकेले की मीडिया मैनेजमेंट देख लें, शेख रशीद अकेले की मीडिया मैनेजमेंट देख लें। 22 चैनल को इंटरव्यू दिया उन्होंने इस ईद पर, 22 चैनल को शेख रशीद ने। संधेला सर पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा टीवी स्क्रीन पर रहने वाला शख्स है शेख रशीद, जो सिर्फ एक कौमी असेंबली की सीट थी, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो पिछले 14 साल में 2013 से लेकर 2022 तक जो है सबसे ज्यादा, उससे बेहतर मीडिया मैनेजमेंट किसकी है सर? जो किसी दूसरे शख्स को अपने साथ, दूसरे शख्स को अपने साथ नहीं बैठने देता, वो अकेला प्रोग्राम करता है। अगर मुझे मैं फिर एक बात जरूर करता हूं, देखिए ये पिछले बारी कर ले, अरशद साहब बारी कर ले। जी हाशमी साहब, मैं सर ये एक वन लाइनर हारून साहब को जवाब देना चाह रहा हूँ कि उससे बेहतर जो ना चाहत फतेह अली खान की मीडिया मैनेजमेंट है, उसने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ चीजों को, उसी से कुछ सीख लें। हाँ, बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल ऐसी की हुई है उसमें। और उसको जो लीड कर रहे हैं वो हमारे बड़े प्यारे भाई पीर सैयद मुर्तजा अली शाह साहब कर रहे हैं लीड, लेकिन बड़ी अच्छी है। जी अरशद साहब जी, आप दोनों जो भाई है ना बहुत ज्यादा जो है ना सोर्स रखते हैं गवर्नमेंट के साथ। पिछले 10 दिन से जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ना, ये एसी, ये डीसी, ये फलाना अफसर, ये सेक्रेटरी, ये इस जगह पे लगेगा और यही काम करेगा, किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन पिछले 3 महीने में सूरत हाल ये थी कि सिर्फ अपने कदम जमाओ। ये होता है हुकूमत का काम, ये होता है डे बाय डे वर्क, ये होता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। लेकिन अगर आप फेडरल की बात करें ना, तो मोहसिन नकवी साहब आते हैं इटली के अंदर और साइन करके जाते हैं कि जो यहाँ पे
असाइलम का केस करने वाला ना, उसको पाकिस्तान एम्बेसी के साथ से ना तो पासपोर्ट मिलेगा और ना इनका असाइलम एक्सेप्ट करो। और जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ रही है? फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। दो लाइनें, एक लाइन है, एक है कि एक्सेप्ट ना करो और एक है कि पासपोर्ट ना दो। पासपोर्ट ना देने का कहा है, एक्सेप्ट करने या ना करने का वो इन लोगों ने। सर मैं इटली में रहता हूँ, उन्होंने ये बात कही है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने उसके मुकाबले में कहा है कि ये जो आपने साइन किया है, पाकिस्तानियों तो हालात इस तरह के नहीं है, तो और ये इंटीरियर गवर्नमेंट के साथ आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? किस तरीके से साइन कर लिए? नाम की पासपोर्ट ना देने वाला तो जिन्होंने सियासी पनाह लेनी उनके लिए तो मौज लगी ना, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वापस नहीं भेज सकते। वो तो अगर देखा जाए तो मैं तो हैरान परेशान हूं उन अक्ल के अंधों पर जो साइन करके गए हैं। ये तो पाकिस्तानियों के हक में कर गए हैं ना, जिसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। कुंभे लातवा जिन्होंने गाली तो अकल मौत इनकी अकल काम करती है। ये मेरे ख्याल में इन्होंने सोचा शायद साबर शाकर के लिए, मईद पीरजादा के लिए, इन लोगों के लिए। तो वो आप बढ़िया एम्बेसी को कह दें कि इन 10, 15, 20 लोगों को आपने पासपोर्ट देना, बाकी जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? दूसरी बात है जो सियासी अपना लेगा वो कभी पासपोर्ट रखता ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। उसकी अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसको एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि उसको यूएनओ का मिल जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये शायद ज्यादा मसरूफ है, ना उनको समझ लग रही क्रिकेट कैसे करानी है, ना समझ लग रही वजारत कैसे चलानी है। तो ये शायद इस किस्म का इशू हुआ है। लेकिन मैं आपको जो साहब वजारत के साथ बताऊं, ये जो इशू बना हुआ है ना, इससे फेडरल गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक जो मैं राय रखता हूँ, मेरी बिल्कुल खुली राय होती है, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ साहब का या कैबिनेट का या पार्लियामेंट का कोई कसूर नहीं है। ये जो बाला बाला किस्म के काम हो रहे होते हैं ना, इसका जो बर्डन है ना, वो नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मैं जो बिल्कुल वजाहत के साथ बता रहा हूँ, बहुत सारी जो चीजें आप बता रहे हैं हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। ओपनली बातें हैं मौजूद है, हमने नहीं करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी है, हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल मैं एक बात जानता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट है ना जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए काम कर रही है, तो वो पंजाब गवर्नमेंट है, जिसका काम नजर आ रहा है, जिसका एक एक दिन नजर आ रहा है, जिसका एक एक अमल नजर आता है कि जो पाकिस्तानियों के लिए है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये पूरे पाकिस्तान में ही जो नजर आ रहा है काम करता हुआ, वो सूबा पंजाब नजर करता आ रहा है। बस बदकिस्मती ये है कि जिस तरह बाकी 3 सूबों को या 2 सूबों को खास तौर पर, क्योंकि केपीके बलूचिस्तान में तो हमेशा ही आपको पता है जो होता है, लेकिन जिस तरह केपीके में तीसरी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और चौथी दफा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो 20 साल में हाशमी साहब जो बच्चा पैदा हुआ था, ये हुकूमत खत्म होने तक वो शादी करने के काबिल हो चुका होगा। बल्कि हो सकता है अगर उसकी 18 साल की उम्र में शादी हुई तो वो एक आध वाकया भी ज़हूर पजीर कर चुका होगा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन जो कारकर्दगी है, बहुत सारे मसाइल होने के बावजूद सिंध में जो चीजें हैं वो केपीके से बहुत बेहतर है। अंदरूनी सिंध के मामलात हमारे कुछ दोस्त बताते हैं कि इतने हालात खराब भी नहीं है जितने बताए जाते हैं। सिंध के अंदर हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन केपीके में नहीं, लेकिन सिंध में। लेकिन क्योंकि जाहिर है वो सिंध वाले भी हमारी तरह ही हैं, सोशल मीडिया के हवाले से हमारा तो फिर थोड़ा बहुत है ना, उनका तो बिल्कुल ही मीडिया डिजिटल का काम लता पता ही कोई नहीं है ना उनका। तो कराची क्योंकि एक बड़ा शहर है, कराची को वो नहीं संभाल सके, क्योंकि कराची में एमकेएम और वहां पर फिर अपने जो पख्तून भाई हैं उनकी जो जमात, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3-4 धड़े मिलकर कराची का बुरा हाल है। लेकिन सिंध का इतना बुरा हाल नहीं है जितना बताया जाता है। लेकिन पंजाब में अगर मरियम नवाज साहिबा ये 5 साल निकालती हैं और उसके बाद अल्लाह करे कि वो मरकज में चली जाएं, एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारी विश भी है, ख्वाब भी है कि वो पूरा भी हो। लेकिन पंजाब को अगर इस तरह 3-4 मिल जाते ना तो आज हालात ना होते। मैं जाने से पहले सिर्फ एक चीज और कहूंगा, हमारा नेबर है नरेंद्र मोदी तीसरी दफा हलफ उठा रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब भी 2013 से लेकर आज 2024 में तीसरी दफा हलफ उठा लेते तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में आज जहां होता वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। मेरी और आपकी देखें, सिर्फ एक साल में, एक टेन्योर में 2013 में जो है, सिर्फ 3 साल के बाद ये आवाजें आ रही थी पूरी दुनिया के अखबारात, पूरी दुनिया के जो अदारे थे मीशत चलाने वाले, कि पाकिस्तान 2028 में G20 का रुकन होगा, सिर्फ तीसरे साल में। और अगर 3 टेन्योर मिल जाते नवाज शरीफ को तो सोचे, सिर्फ पहले टेन्योर के तीसरे साल में IMF को गुड बाय कह चुके थे, और अगर हमें 3 टेन्योर मिल जाती मियां साहब की क़यादत में तो बात कहां से कहां पहुंच जाती। लेकिन वो फिर कुछ जर्नैलों को और कुछ मोहब्बत करने वालों को इमरान खान से इश्क हो गया, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मजीद बात होगी। हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, कभी कभी हमें ज्वाइन करते रहा करें। एवरी मंडे हमारा प्रोग्राम होता है, अगर आपके पास टाइम हुआ करे तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमें ज्वाइन किया करें। तो हारून साहब बहुत शुक्रिया,
आप भी अपना ख्याल रखें, बच्चों को बहुत प्यार दे। अरशद परवेज साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है।